नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पिछले कुछ सेशन से गवर्नर जनरल्स के बारे में जान रहे हैं, उन पे चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है वो 1828 से लेके 1835 तक का कार्यकाल है, लगभग 7 वर्षों का कार्यकाल। इसके पहले के जो गवर्नर जनरल थे वो देखिए तो साम्राज्य विस्तार पे बहुत फोकस कर रहे हैं। भारत के बहुत सारे पड़ोसी राज्यों से युद्ध लड़ रहे हैं, संधियां कर रहे हैं, उन पे सहायक संधियां थोप रहे हैं, उनका विलय कर रहे हैं। इससे लगभग भारत का संपूर्ण क्षेत्र दिखाई दे रहा है, भारत में विस्तार हो चुका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब उस विस्तृत साम्राज्य को अस्थायित्व देने की जरूरत थी। उसको अस्थायित्व देने का कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक करते हैं। कैसे करते हैं? तो एक तो ये बहुत सारे सुधार करते हैं, न्यायिक प्रशासनिक सुधार करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करते हैं, कुछ सामाजिक सुधार करते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है वो सुधार और शांति का कार्यकाल कहा जाता है। और बहुत सारे इतिहासकारों की राय है कि ये ऐसे उदार गवर्नर जनरल थे जो कि भारत के दृष्टिकोण से काफी लाभदायी थे। हालांकि ये भी साम्राज्यवादी हितों की ही पूर्ति कर रहे थे, लेकिन इनका जो तरीका था वो शांति और सुधार का तरीका था। तो इनके कार्यकाल में कौन कौन से सुधार हुए वो हम देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और, इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बोला जाता है। इसके पहले के जो गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता था। भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। रीजन ये था कि 1833 में जो एक्ट आया था, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उस एक्ट में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को बाकी जो प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि मुंबई की प्रेसिडेंसी, मद्रास की प्रेसिडेंसी, इन सब पर पूर्ण रूप से कानूनी अधिकार दे दिया गया। यानी कि अब पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया और उसे भारत जनरल बोला जाने लगा। यह किया जाता है 1833 में। तो 1833 के पहले अगर यहां पे थोड़ा सा देखा जाए तो 1828 से 1833 तक तो ये बंगाल के ही गवर्नर जनरल बोले जाएंगे, लेकिन 1833 से 35 तक ये भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। क्लियर? अब हम इनके कार्यकाल में जो सुधार किए गए उनको देखते हैं। सुधार विलियम बेंटिक के कौन कौन से सुधार थे वो हम लोग देखते हैं। तो पहला इनका हम देखेंगे कानूनी और प्रशासनिक सुधार, जिसमें न्याय प्रशासन का भी उस क्षेत्र में जो सुधार किए गए उसको देखेंगे। इन्होंने समाज सुधार क्या क्या किए कानूनों के माध्यम से, कौन कौन से समाज सुधार किए उसको देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किया उसको भी देखेंगे। इसके अलावा, शिक्षा के सुधार के अलावा इन्होंने आर्थिक सुधार क्या क्या किए उसकी भी चर्चा की जाएगी। आर्थिक सुधार क्या किए वो देखेंगे। ठीक, इतने सारे सुधारों को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही परीक्षाओं के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की अगर बात की जाए तो हम सबसे पहले इसमें एक एक करके पॉइंट पे अगर देखें तो पहला जो सुधार किया गया, अब कहा गया कि धर्म, वंश और नस्ल के आधार पर सरकारी नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार पर सरकारी नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, ये किसमें कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है जो 1833 का चार्टर एक्ट आ रहा है, इन्हीं के टाइम पे, बेंटिक के टाइम पे, उसमें इसका उल्लेख है कि धर्म, वंश और नस्ल के आधार पर सरकारी नियुक्तियों में भेदभाव नहीं। ठीक, हालांकि यह सैद्धांतिक रूप से ही रहा, व्यवहार में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, फिर भी इसकी शुरुआत होती है यहां से। निचले सदर अमीन तक के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति धड़ल्ले से होने लगी। अच्छा, एक रीजन इसका यह भी था कि चूंकि अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पूरी ब्रिटिश मशीनरी पर ही निर्भर नहीं हुआ जा सकता था, तो अब उनको नीचे के स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों की जरूरत थी। तो उन
नियुक्तियों की पूर्ति के लिए इस तरह के प्रावधान जरूरी भी थे। ठीक, अगला सुधार इन्होंने क्या किया, विधि आयोग का गठन करते हैं। मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन। ठीक, मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन होता है। इसी तरह से न्याय के क्षेत्र में, न्याय प्रशासन में अगर देखेंगे तो जो दौरा अदालतें थी, जिनको मोबाइल कोर्ट बोलते हैं, जिसकी स्थापना कॉर्नवालिस ने की थी, उनको समाप्त कर दिया। ठीक, दौरा अदालतों की समाप्ति कर दी गई। और क्या किया इन्होंने कानूनी प्रशासनिक में, कानूनी प्रशासनिक यहां लिख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कानूनी प्रशासनिक सुधारों में अब इन्होंने क्या किया, दौरा अदालतों को समाप्त करके इलाहाबाद में इन्होंने सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों की अलग से स्थापना की। इसके पहले कलकत्ता में ही थी। ठीक, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों की स्थापना की। और कमिश्नरी सिस्टम इसी समय लाया गया। कमिश्नरी सिस्टम, जैसे डीएम के ऊपर का जो अधिकारी होता है, जो आज हम जैसे मंडलायुक्त बोलते हैं, मंडलायुक्त की स्थापना संभागीय उच्चायुक्त, ये इसी समय होती है, बेंटिक के ही काल में। ठीक, आगरा में भी एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1834 में। आगरा में, चूंकि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय पे पूरे देश का वर्डन हो रहा था, तो संयुक्त प्रांत का जो क्षेत्र है, इधर के मामलों को देखने के लिए आगरा में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक, आगरा में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और क्या किया गया, बहुत सारे कड़े जो कानून थे, जैसे अंग विच्छेदन की सजा, कठोर सजा, इस तरह की कठोर शारीरिक यातना वाली सजाएं, इन सबको समाप्त कर दिया गया। कठोर शारीरिक यातना वाली सजाएं की सजाओं को सजाएं ये समाप्त कर दी गई। ठीक, जो इस तरह की मध्यकालीन जो नियम थे, इन सबको समाप्त कर दिया गया। ये इस तरह के सुधार आपको दिखाई देते हैं कानूनी, न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में। अब हम पीछे एक बार फिर से आते हैं, समाज सुधार के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किया गया उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सुधार था, जिसकी अगर चर्चा की जाए तो पहला तो यही था कि सती प्रथा की समाप्ति की गई। सती प्रथा की समाप्ति की गई। सती प्रथा का अंत हुआ। ये ऐसी कुरीति थी जिसमें पति के मरने के बाद उसकी विधवा स्त्री जलती हुई चिता पे जल जाती थी। वो उसकी इच्छा ना भी हो तो इतना समाज का दबाव होता था उसके ऊपर, संस्कृति का ऐसा दबाव होता था कि वो उस पे जलने के लिए मजबूर हो जाती थी। उसे सती मैया का दर्जा दिया जाता था। इस कुरीति को खत्म करने का काम 1829 में नियम 17, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है ये क्या कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, नियम 17 है ये, तो उसके तहत ये समाप्त किया जाता है। ठीक, नियम 17 के तहत ये समाप्त किया जाता है। ये था 1829 में सती प्रथा का अंत हो जाता है, इस बड़ी कुरीति का। और कौन सी कुरीति का अंत करते हैं ये सती प्रथा के अलावा? सती प्रथा के अलावा ठगी का अंत होता है। ठगी एक ऐसी प्रथा थी कि जिसमें डाकुओं का, ठगों का गिरोह होता था और वो लूटमार करने के लिए पहले उस व्यक्ति को मार देते थे और उसके सारे आभूषण और संपत्ति को वो लूट लेते थे। तो ठगी का अंत किया। और क्या हुआ इसी समय? दास प्रथा का अंत हो जाता है। जो 1833 का एक्ट आता है उसमें इस बात का उल्लेख था
कि अब स्लेवरी भारत से, दास जैसी कोई चीज नहीं होगी, किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह से लागू होता है 1843, इससे संबंधित जो कानून बनता है वो 1843 में बनता है, लेकिन इसका उल्लेख 1833 के एक्ट में था। ठीक। शिशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा सती प्रथा के अंत के अलावा शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया। बहुत सारे क्षेत्रों में राजपूतों में यह प्रचलन था कि लोग अपनी बेटियों को मार देते थे अगर बेटी पैदा हुई तो। इसका अंत किया गया कानून बनाकर। ठीक। ठगी के अंत में कर्नल स्लीमन का बहुत रोल था प्रारंभिक परीक्षा में, उनके प्रयासों से हुआ, उन्होंने काफी धरपकड़ की इनके गिरोहों की। कर्नल स्लीमन का योगदान था ठगी प्रथा के अंत में। ठीक है। यह सुधार दिखाई देता है समाज सुधार के क्षेत्र में। अब हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ, उसको भी देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ उसको देखते हैं। बेंटिक के पहले एक विवाद चला आ रहा था कि भारत में जो शिक्षा की पद्धति है वो किस तरह की लागू की जाए। अभी तक तो यह था कि मुस्लिमों की शिक्षा मदरसों में चल रही है, हिंदुओं की शिक्षा मंदिरों, मठों, गुरुकुलों में इस तरह से चल रही है, कोई एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम भारतों को, क्योंकि अब उन्हें एक जरूरत थी बड़े प्रशासनिक नीचे के स्तर पे कर्मचारियों अधिकारियों की, तो उसके लिए जरूरी था उनको शिक्षित भी किया जाए जिससे वो ब्रिटिश साम्राज्य में कर्मचारी के तौर पर काम कर सकें। तो जो शिक्षा की व्यवस्था वो करते हैं उसको लेके पहले विचार विमर्श करते हैं। तो दो दो धड़े थे चले आ रहे थे कि शिक्षा का माध्यम क्या हो, शिक्षा का माध्यम क्या हो, इसको लेके उनमें चला आ रहा था। ये माध्यम को लेके दो विचारधाराएं थी, एक आंग्ल यानी पाश्चात्य ढंग से उनको शिक्षित किया जाए, या जो भारत की प्राच्य विद्या है यानी कि भारत का जो दर्शन है, उसका जो विज्ञान है, भारत का इतिहास है, उसकी शिक्षा दी जाए, उसकी गणित। दूसरा था कि जो पाश्चात्य की जो शिक्षा है यानी कि जो पाश्चात्य का जो दर्शन है, जो उसका तर्कवाद है, विज्ञान है, उसकी शिक्षा दी जाए। ठीक। इन दो, और इनके समर्थक भी अलग अलग थे। आंग्ल पाश्चात्य के जो समर्थक थे वो ट्रेवेलियन था, मैकाले था, और इनका समर्थन एक भारतीय भी कर रहा था, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वो भी पाश्चात्य, चूंकि ये बाहर से पढ़कर आए थे, बंगाल के जमींदार घराने से थे, बाहर की आधुनिक शिक्षा से बहुत प्रभावित थे। उनका कहना था कि जिस तरह की संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश में की गई है, जिस तरह से वहां पे लोकतांत्रिक विकास हुआ है, उसी तरह के विकास की जरूरत भारत में भी है। तो उसी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का समर्थन राजा राम मोहन राय भी करते हैं। एक धड़ा था जो भारत की प्राचीन दर्शन विज्ञान और ज्ञान का हिमायती था। उनका कहना था कि अगर हम इनकी दर्शन ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देंगे तो इससे यहाँ की जनता में एक संतुष्टि की भावना में होगी, वो अगर उनको अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस होगा तो वो ब्रिटिश साम्राज्य को समर्थन देंगे। इनका ये आधार था कहने का। तो इसके समर्थन में थे विल्सन थे, जेम्स प्रिंसेप थे। इनका कहना था कि भारत का जो दर्शन साहित्य है, विज्ञान है, उसकी शिक्षा दी जाए। ठीक। साहित्य, इन सब की शिक्षा दी जाए। फाइनली 1801 सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है मैकाले की अध्यक्षता में। मैकाले की अध्यक्षता में सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है 1835 में। कब किया जाता है? तो 1835 में किया जाता है। ठीक। मैकाले पूरी तरह से भारतीय शिक्षा को लेकर वाइज्ड थे। वो, इनका कहना था, इन्हीं का स्टेटमेंट है कि
भारत या अरब के पश्चिमी सभ्यता, हमारे यूरोप का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वो भारत या अरब के देश की किसी पुस्तकालय की एक अलमीरे के खाने में रखी हुई पुस्तकों के ज्ञान, सॉरी, कि ब्रिटिश यूरोप का जो ज्ञान है उसके किसी एक खाने में रखे, पुस्तकालय के किसी एक खाने में रखी पुस्तकों का ज्ञान संपूर्ण भारत और अरब के ज्ञान से ज्यादा है। मतलब ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक पुस्तकालय के एक तहखाने में जो किताबें रखी हैं उसमें जितना ज्ञान समाहित है वो संपूर्ण भारत और अरब के अब तक के संपूर्ण ज्ञान के विस्तार से भी कहीं ज्यादा है। तो उस आर्गुमेंट से वो ये निर्णय लेते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा और ये सिर्फ उच्च वर्ग को, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाएगा भारत में। और इनका यह तर्क था कि हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे और वहां से ज्ञान रिस कर नीचे तक आएगा, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी कही गई, अधोनिस्पंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा इन्होंने इसको, फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि उच्च वर्ग के लोगों को ज्ञान दो और जब वो शिक्षित हो जाएंगे अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान से, अंग्रेजी भाषा थे, तो वो नीचे के वर्ग को शिक्षित करेंगे। ठीक, इसको ऐसे डायग्राम बना के समझ सकते हैं कि ये उच्च वर्ग है, इसे हम शिक्षित करें, इसे हम शिक्षित करें और शिक्षा फिर रिस कर नीचे तक पहुंचेगी, निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। ठीक, क्योंकि ये जब शिक्षित होंगे तो ये नीचे के वर्ग को भारतीय भाषाओं में उन ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पहुंचाएंगे अपने माध्यमों से। तो कुल मिला के इसी आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। मैकाले का यह भी कहना था कि हम एक ऐसा वर्ग तैयार करेंगे भारत में, भले ही वो रंग से काले और रक्त से भारतीय होंगे, लेकिन वो अपनी मानसिकता, सोच और शिक्षा से वो पूरी तरह से अंग्रेज होंगे। इनका यह उद्देश्य था, क्योंकि इनको नीचे के स्तर पे क्लर्कों की जरूरत थी जो कि काम कर सकें प्रशासन में, ब्रिटिश साम्राज्य में, इसलिए उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की। ठीक, तो यह शिक्षा का सुधार हो गया। अब हम कुछ अन्य सुधार भी देख लेते हैं, कुछ अन्य सुधार भी देख लेते हैं। शिक्षा हो गया, हां, आर्थिक सुधार भी बचा है। आर्थिक सुधार में क्या किया इन्होंने कि जब बेंटिक आते हैं तो कंपनी काफी रेवेन्यू घाटे में जा रही थी, कंपनी काफी रेवेन्यू घाटे में जा रही थी, तो इन्होंने रेवेन्यू घाटे को कम करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सैनिकों के भत्ते आधे कर दिए, भत्ते आधे कर दिए सैनिकों के। ठीक, दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी जो ऐसी जमीनें थी जो कि इनाम के तौर पर दी गई थी, मुफ्त में दी गई थी जो लोगों को, वो इन्होंने वापस ली और उन जमीनों पर भी कर लगाना शुरू किया। ठीक, जो करमुक्त जमीनें थी उनको वापस लेकर उन पर भी कर लगाना शुरू किया, भत्ते कम कर दिए इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आर्थिक उपाय करके इन्होंने जो राजस्व घाटा जा रहा था कंपनी का, उसको लगभग 1,20,000 रुपए के लाभ में बदल दिया, उस घाटे को खत्म करके। ठीक, तो आर्थिक तौर पर इनके बहुत इस तरह के सुधार हैं जो कि कंपनी को घाटे से उबार कर लाभ की स्थिति में ले आते हैं। तो ये सारा काम हालांकि आर्थिक इनका साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से ही था, इससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा था। शिक्षा में जो सुधार किए उससे भारतीयों को लाभ हुआ, समाज में जो सुधार किए उससे भारतीयों को लाभ हुआ, कानून में भी जो सैद्धांतिक तौर पे धर्म, मूल, वंश, इसके आधार पर भेदभाव खत्म करने की बात की, उससे भी आगे चलकर भारतीयों को लाभ हुआ। लेकिन जो आर्थिक सुधार कर रहे हैं वो कंपनी के लाभ के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। क्लियर? तो ये सारे सुधार दिखाई देते हैं बेंटिक के काल में। कुछ इन्होंने इन सुधारों के अलावा कुछ इन्होंने साम्राज्यवादी हरकतें भी की, यानी कि इन्होंने
बहुत सारे राज्यों का विलय भी किया। भले ही इन्होंने जो है उस तरह से पूर्व के गवर्नरों की तरह, वेलेजली की तरह या हेस्टिंग्स की तरह साम्राज्यवादी नीतियां नहीं अपनाई, फिर भी इन्होंने कुछ राज्यों का विलय किया। जैसे 1831 में मैसूर का इन्होंने विलय कर लिया। आपको याद होगा कि जब वेलेजली के काल में मैसूर राज्य को 1799 में पराजित कर दिया जाता है, तो एक छोटे से क्षेत्र पे उसके जो वाडियार वंश के राजा थे उनका शासन छोड़ के बाकी सारे क्षेत्रों को ले लिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, वेंटिक उस क्षेत्र को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं, यानी पूरी तरह से मैसूर का अंत कर देते हैं, मैसूर का पूरी तरह से विलय कर देते हैं। ये 1831 में। 1834 में इन्होंने कुर्ग का विलय किया, कुर्ग। 1832 में इन्होंने कछार का विलय किया, ठीक। जैंतिया पहाड़ियों का जो क्षेत्र था उसका विलय किया। तो इन सारे क्षेत्रों पे इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी किया, लेकिन ये सीमित ही कहा जाएगा, ठीक। अब इन्हें एक और इनका वो पॉजिटिव एस्पेक्ट था इनके शासन का, प्रेस को इन्होंने स्वतंत्रता प्रदान की, प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की। इस मामले में इनको श्रेय दिया जाएगा। हालांकि इनके बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उन्होंने पूर्ण रूप से प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की। चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लेकिन उसके पहले ही आप बेंटिक के काल में ही देखेंगे, बेंटिक के काल में ही प्रेस को काफी स्वतंत्रता दे दी गई थी। यानी कैसी स्वतंत्रता दी गई थी, तो अब अगर कहीं किसी तरह का विद्रोह हो रहा है या इनके किसी कानून की आलोचना करनी है तो प्रेस में खुलकर आलोचना हो रही थी, और उसको सेंसर करने का प्रयास नहीं किया विलियम बेंटिक ने, ठीक है। जो भी प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियां थी, जैसे कि जयपुर में जो बहुत सारे ऐसे विद्रोह थे उस टाइम पे जिसका खुलकर समर्थन किया प्रेस में, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह से प्रेस को दबाने का प्रयास नहीं किया विलियम बेंटिक ने, ठीक। तो ये था विलियम बेंटिक का कार्यकाल। आप लोग क्लियर हो गए होंगे इससे संबंधित। अब अगर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में कोई भी सवाल आता है तो आप करने की स्थिति में रहेंगे। अब जैसे एक सवाल है, अगर ये इस तरह का सवाल आ जाए कि शांति की जीतें, शांति की जीतें संग्रामों की जीते से किसी भी प्रकार से कम ख्याति प्राप्त नहीं होती। यानी कि युद्ध के द्वारा जो हम विजय हासिल करते हैं उससे कम ख्यातिपूर्ण शांति के माध्यम से की गई जीतें कम महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। उपलब्धियां, शांति के काल में ली गई उपलब्धियां उससे कम महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो इस तरह का प्रश्न आता है, ये विलियम बेंटिक के कार्यकाल से ये है। दिखाएंगे कि उन्होंने शांति के कार्यकाल में किस तरह से अपने सुधारों के माध्यम से अपने साम्राज्य को मजबूत किया। यानी एक तो आम आवाम में, भारतीयों में अपनी स्वीकृति बढ़ाई, समाज सुधार करके, शिक्षा सुधार करके, शिक्षा में सुधार करके। वहीं उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर बहुत कम सैन्य कार्रवाई से कुछ क्षेत्रों का विलय भी कर लिया, ठीक है। तो हम इस तरह से इन सारे पॉइंट को इसमें दिखाएंगे, किस तरह से उन्होंने विभेदकारी कानूनों को समाप्त किया, धर्मवंश, मूल जाति के आधार पर नियुक्तियां भारतीयों के लिए बढ़ाई, जिससे उन्हें नीचे के स्तर पे कर्मचारियों और क्लर्कों की प्राप्ति हुई, इससे भी उनको प्रशासनिक सुदृढ़ता हासिल हुई। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने की स्थिति में रहेंगे। अब अगले सेशन में हम अगले गवर्नर जनरल के साथ मिलेंगे, लॉर्ड डलहौजी। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।